हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। तो यहाँ पर हम आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके जो पिछले पार्ट हैं इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस भी कोर्स में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से देवी देवता ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित कौन से देवी देवता थे? पुरंदर, वरुण, सावित्री या फिर उषा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर इंद्र हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, उषा हो जाएगा, पुरंदर, सावित्री, यहाँ पर लिखा हुआ है पुरंदर, सावित्री, उषा, वरुण, अश्विन हो जाएगा और मारुत हो जाएगा। तो इतने देवी देवता थे और भी थे। तो ये जो थे ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर, वरुण, सावित्री और उषा सभी जो थे ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है कि तमसो माह ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तमसो माह ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रह्मादरण्यक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तमसो माह ज्योतिर्गमय ब्रह्मादरण्यक से लिया गया है। ये एक उपनिषद है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले याद रखें कि जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है ये नरसिंह ने करवाया है, राजा नरसिंह थे। तो उन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ही होता है। आप इसे अच्छे से याद रखें। और ये जो नरसिंह थे ये गंग वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंग वंश। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित था? गांधार का कला स्कूल जो था ये किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुषाण वंश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कुषाण वंश। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया? व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने शुरू किया था। बिहेवियर इक्वलिटी एंड पेनल इक्वलिटी लॉ, तो ये अशोक ने शुरू किया। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। यह जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है। यह नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है? तो कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में बहती है तुंगभद्रा नदी। तो ये भी चीज़ याद रखें। तो अरब सागर में नहीं गिरती है तो तुंगभद्रा नदी, बाकी सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। सातवां क्वेश्चन है कि तुम्मलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है किस राज्य में है? तो ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्मलपल्ले खदान यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान है। ये चीज़ याद रखें। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो तुम्मलपल्ले खदान है, तुम्मलपल्ले, ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आठवां क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है? तो लूनी नदी ख़त्म होती है कच्छ के रण में। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत में पुष्कर घाटी से शुरू होती है। पुष्कर घाटी से अरावली पर्वत में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ के रण में ख़त्म होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान जो गंगा का मैदान है और दक्कन का पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो ये कहाँ है? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और गुजरात। यहाँ पर मुख्य रूप से स्थित है
विंध्य पर्वत, तो ये भी चीज़ याद रखें। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान जो गंगा का मैदान है और दक्षिण का जो पठार है यह विंध्य पर्वत द्वारा विभाजित किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। बिहार के सासाराम और रोहतास के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला है, तो ये भी विंध्य पर्वत हो जाएगा। बिहार में भी है और राजस्थान में भी है, तो ये भी चीज़ याद रखें। बाकी जो हमने जो 4 राज्य और बताए थे वो भी आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में। तो विंध्य पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है। तो ये हो जाएगा अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची इसका राइट आंसर है। 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये भी चीज़ याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। सबसे कम कार्यकाल किसका था तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था ये सबसे कम था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो हमने एक नहीं बहुत बार बताया है कि जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर अब कह रहा है कौन सी भाषा अनुसूची में नहीं है 8वीं अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त नियम निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IDBI। IDBI इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में FDI में प्रथम देश कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन FDI इन इंडिया। तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉरिशस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मॉरिशस इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो सबसे पहले तो ये आती है कि नील दर्पण का ये किसकी पुस्तक है, नील दर्पण, तो दीनबंधु मिश्र की है। याद रखें, दीनबंधु मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुसूदन दत्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि जो नील दर्पण है ये नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया था। और इसकी बात करें तो ये 1960 में ढाका जो कि बांग्लादेश में है, तो ढाका में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें। नील दर्पण किसकी पुस्तक है, तो दीनबंधु मिश्र की पुस्तक है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।